नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। देवेंद्र फडणवीस पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में एक बार फिर मोहर। फडणवीस ने जताया जनता का आभार। महायुति दोपहर बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेगी पेश। संभल में नहीं मिली राहुल गांधी को जाने की इजाजत। भाजपा ने राहुल के व्यवहार को बताया गैर जिम्मेदाराना। जानलेवा हमले में बाल बाल बचे शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल। अमृतसर स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर चली गोली। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए अहम सवाल में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध सरकार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारत चीन संबंधों में हाल में हुई प्रगति पर दी जानकारी। कहा सेना के प्रयासों से स्थिति में सुधार। और अब समाचार विस्तार से। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बैठक में पंकजा मुंडे, प्रवीण दरेकर, रविंद्र चौहान, डॉक्टर संजय कूटे, संजय सावकारे, अशोक उइके, मेघना बोर्डीकर, योगेश सागर ने फडणवीस के नाम का अनुमोदन किया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जनता ने महायुति पर विश्वास जताया और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण हमें ये प्रचंड जीत मिली है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी ने भी मेहनत कर ये जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा और जीता है। जनतेचा विश्वास आहे। माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वावर आपण ही निवडणूक लढवली असल्यामुळे खरं तर 14 ते 19 या काळामध्ये माननीय देवेंद्रजींनी ज्या पद्धतीने या महाराष्ट्राला समोर नेलं, या महाराष्ट्राचे यशस्वी मुख्यमंत्री लोकनेते म्हणून त्यांनी काम केलं आणि मधल्या काळातही एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातल्या सरकारने जे जे निर्णय घेतले त्या निर्णयाला माननीय देवेंद्रजींनी महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणून हे यश फार मोठं यश आहे। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार चुनाव में महाराष्ट्र में इतिहास लिखा गया, इसलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी का आभार मानता हूं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के प्रति भी आभार जताया। या निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वॉर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं। पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहेब यांचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो आणि त्यासोबत ज्यांनी या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये अतिशय ताकदीने महाराष्ट्रामध्ये आपल्यासोबत तळ ठोकून कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण केली आणि या निवडणुकीत अत्यंत ताकद आपल्या सर्वांना दिली, ते देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह यांचे देखील आभार मानतो। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र में विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल निर्मला सीतारमण ने कहा कि महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता का फैसला पूरे भारत के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद लगातार भाजपा को महाराष्ट्र में इतना बड़ा जनादेश मिला है। ये जनादेश विकसित भारत के संदेश को स्पष्ट करता है। के दौरान महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है। महाराष्ट्र के इस चुनाव इससे पहले हरियाणा का
इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने कहा कि एक मत से देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज दोपहर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और हमारे संसदीय दल की जो बैठक हुई उसमें एक मत यानी कि सर्वसम्मति से आज विधानसभा संसदीय दल के नेता के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को सबने नेता के स्वरूप में चुना है। दोपहर को 3 बजे गवर्नर को हम लोग जाकर प्रस्ताव देंगे और सरकार रचने के लिए आमंत्रित करने के लिए उनको विनती करेंगे। भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर संभल मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की निंदा करते हुए पंजाब की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। इन मुद्दों पर हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। हमारे साथ राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। सर, राहुल गांधी संभल जा रहे हैं, हालांकि वहां धारा 144 लागू है और प्रशासन ने उनसे अपील की है कि वो ना आए, फिर भी वो संवैधानिक नियमों की, कानूनों की धज्जियां उड़ाना ये कांग्रेस का काम है। वहां पर पाकिस्तानी जो है वो कारतूस मिले हैं, वहां पर अमेरिकन कारतूस मिले हैं जो संभल है, और वहां पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी हुई है। इनको चाहिए कि वहां पर मांग करो ना कि ये नकाबपोश लगाए हुए, हाथों में रिवाल्वर लिए हुए कौन लोग थे? ये पाकिस्तानी कारतूस से गोली चलाने वाले लोग कौन थे? ये अमेरिकन कारतूस से गोली चलाने वाले कौन थे? दूसरा इंपॉर्टेंट सर, जिस तरह से पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं, एक बार बहुत बड़ी घटना जब बादल साहब के ऊपर गोली टेलीविजन पर देखकर बड़ा दुख हुआ। सुखबीर सिंह बादल मुख्यमंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बड़े नेता हैं, और जिस तरह खुलेआम लेकर रिवाल्वर गोली चलाने आए, ये पंजाब की कानून व्यवस्था को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी पंजाब में उसके हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है और वो उसमें नैतिकता का भाव समाप्त हो चुका है पंजाब की सरकार में, और मैं समझता हूं कि उनको तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस चीज को संज्ञान लेना चाहिए कि कौन लोग थे, कौन शक्तियां थी जो सुखबीर जी के पीछे पड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संभल घटना के बाद वहां का प्रशासन शांति व्यवस्था में जुटा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से अभी बचना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पंजाब की घटना की भर्त्सना करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते रहे और ये घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। कैमरामैन अनिकेत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर में जानलेवा हमला हुआ है। उनके ऊपर स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर फायरिंग की गई। हालांकि इस हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सुखबीर सिंह बादल पर हुए इस हमले से पंजाब की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब में दिन दहाड़े जब पूर्व डिप्टी सीएम पर हमला हो सकता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की भगवंत मान सरकार में आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੀपर कॉन्स्पिरेसी की है या नहीं है। और संभल में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। 10 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद कांग्रेस लगातार मामले में सियासत को हवा दे रही है। इसी बीच संभल जाने पर अड़े राहुल गांधी के काफिले को गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटना पड़ा है। राहुल गांधी के संभल जाने के कार्यक्रम को देखते हुए पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था। जब राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया, लेकिन
राहुल गांधी संभल जाने पर अड़े रहे। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संभल को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाने का प्रयास करते नजर आए। सपा के वरिष्ठ नेता राम यादव ने कहा कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है, जबकि वास्तविकता में कांग्रेस विवशता निभा रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बीच में द्वंद्व चल रहा है। राहुल गांधी जी संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं विवशता निभा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जानलेवा हमला होने के बाद दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पार्टी पर कई सवाल खड़े किए। बांसुरी स्वराज ने कहा कि जो पार्टी अपने प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती, उसे दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का हक नहीं है। बांसुरी स्वराज से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद शांति व्यवस्था पर सवाल उठना शुरू हो गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज जी मौजूद हैं। जो एक मुद्दा है कि शांति का मुद्दा, क्योंकि आज पूर्व डिप्टी सीएम पे भी हमला हो गया है, कितना आपको इसको किस रूप में देख रही है? पंजाब में दिन दिहाड़े जो माननीय सुखबीर सिंह बादल जी पे हमला हुआ है और वो भी पवित्र स्वर्ण मंदिर के परिसर के अंदर, ये दर्शाता है कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ पर अपराध बढ़ा है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है वो 10% से अधिक बढ़ा है। पंजाब में कन्विक्शन रेट बहुत लो है, मात्र 20% का कन्विक्शन होता है। पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में एक नेक्सस है, एक गठजोड़ है। अजीब सी बात है कि यहाँ पर दिन दहाड़े परिसर में, स्वर्ण मंदिर के परिसर में गोलियां चल जाती हैं, पुलिस की कस्टडी में से आर्म्स गायब हो जाते हैं। पर मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सुरक्षा का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए केवल एक चुनावी जुमला है और इसीलिए वो स्वयं पंजाब के बारे में मौन साधे हुए हैं? भगवंत मान जी का जो ट्वीट आया है उस ट्वीट के मुताबिक वो पुलिस का बचाव कर रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी की वजह से उनकी जान बच गई। मैं बहुत विनम्रता से माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से कहूंगी कि उनका ट्वीट वास्तविकता से परे ही नहीं, वास्तविकता के विपरीत है। यदि वो वीडियो जो मीडिया के बंधुओं से देखने को मिल रही है, वहाँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पंजाब पुलिस तो बस खड़ी तमाशा देख रही थी। ये तो वहाँ खड़े जो बाकी लोग थे उन्होंने बीच में हस्तक्षेप करा। पर ऐसा भगवंत मान जी शायद इसलिए भी कह रहे होंगे क्योंकि उन्होंने वर्षों से पंजाब पुलिस को केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसका दुरुपयोग करा है। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर बात करेंगे। पंजाब में जहाँ पर उनके शासन में, आम आदमी पार्टी के शासन में क्राइम भी बढ़ गया, कन्विक्शन का रेट भी घट गया, ड्रग का वो कैपिटल भी बन गया, क्या वहाँ पर सुरक्षा पे जहाँ पे इनकी जिम्मेदारी है वहाँ पर मौन साधना, ये उनके लिए किस प्रकार के इसको वो जस्टिफाई करते हैं? कैमरामैन एसएन मिश्रा के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, दिल्ली। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की इसे विफलता बताया है। सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर श्री दरबार साहब में जो जानलेवा हमला हुआ, गोली चलाई गई, ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब को कोई कानून नाम की चीज छोड़ी नहीं। आम आदमी पार्टी जब से पंजाब में आई है, डर नाम की चीज नहीं रहेगी। गैंगस्टर्स जेलों से राज कर रहे हैं, पंजाब जेलों से चलाया जा रहा है और आज कानून व्यवस्था इस कदर गिर चुकी है, सुरक्षा इस कदर पंजाब में खत्म हो चुकी है कि एक Z+ प्रोटेक्टिव भी पंजाब में सुरक्षित नहीं है। ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की देन है पंजाब को। जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम की कड़े शब्दों में निंदा करती है, वहीं हम कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने स्वर्ण मंदिर परिसर में सुखबीर बादल पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। श्री अकाल तख्त साहब सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है और अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की है और उस कार्रवाई को बहुत ही एक पाक तरीके से श्री सुखबीर सिंह बादल उसको क्रियान्वित कर रहे थे, उनके ऊपर हमला करना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और ये भगवान का बहुत शुक्र है कि वो बच गए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेवार है उसको जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वही खालिस्तानी समर्थक है जिन्होंने मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह की हत्या की थी। ऐसे लोगों की सही जगह जेलों की सलाखें हैं। आज बहुत पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, तो इसके ऊपर सख्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो पंजाब की और बाहर की, इन लोगों को बचाना, इनकी मदद करना बंद करो। इनकी असली जगह जेल की चक्की है, वहां इनको रहने दो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। देश आज नौसेना दिवस मना रहा है। ये दिन नौसैनिक बलों की वीरता, समर्पण और उपलब्धियों को समर्पित है। ये दिन न केवल हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करता है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने में उनके योगदान को दर्शाता है। आइए इस खास दिन पर हम नौसेना के इतिहास, महत्व और इसके बदलते स्वरूप को करीब से जानें। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर सफल हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तान के कई नौसैनिक संसाधनों को नष्ट कर दिया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने रणनीतिक कुशलता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। तब से नौसेना दिवस भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक बन गया। भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण 7,500 किलोमीटर से अधिक तटरेखा की सुरक्षा करती है और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सतर्क उपस्थिति बनाए रखती है। साथ ही नौसेना मालाबार, मिलन और रिम ऑफ द पैसिफिक जैसे वैश्विक समुद्री अभियानों में भी भागीदारी करती है। नौसेना चक्रवात, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियानों में मानवीय सहायता मुहैया कराती है। नौसेना के समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी सराहना मिल रही है। भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना ने बीते वर्षों में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर खासा जोर दिया है। भारतीय नौसेना ब्लू वाटर क्षमताओं को बढ़ाने, समुद्री निगरानी का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। नौसेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रक्षा उद्योगों के साथ साझेदारी की है। पिछले 5 वर्षों के दौरान नौसेना के आधुनिकीकरण बजट का 2/3 से अधिक हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू रक्षा इकोसिस्टम का त्वरित विकास भी संभव हुआ है। नौसेना दिवस के इस खास मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ओपन शिप इवेंट्स, फ्लाई पास्ट और युद्धाभ्यास प्रदर्शनी जैसे आयोजन
आम जनता को भारतीय नौसेना के शौर्य और तकनीकी क्षमता से परिचित कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि नौसेना दिवस पर हम भारतीय नौसेना के उन वीर जवानों को सलाम करते हैं जो बेजोड़ साहस और समर्पण के साथ हमारे समुद्रों की रक्षा करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करती है। हम भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास पर भी गर्व करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नौसेना दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। आज 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है। आज के दिन हम उन शूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारतीय नौसेना हमारे समुद्र तटों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारत चीन संबंध और एलएसी की स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि 2020 में सीमा पर चीनी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द भंग हो गया था और हमारे संबंध असामान्य हो गए थे, लेकिन हमारे निरंतर कूटनीतिक प्रयासों से संबंधों में सुधार आया है। The situation arising after our counter deployment called for a multiple set of responses. The immediate priority was to ensure disengagement from friction points so that there would be no further untoward incidents or clashes. This has been fully achieved, as I will explain. The next priority will be to consider de-escalation that would address the massing of troops along the LAC with associated accompaniments. It is also evident that the management of border areas will require further attention in the light of our recent experiences. इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।